शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे सतमौला कवियों की चौपाल में हमारे साथ उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित इतिहासकार और देश की प्रमुख प्रकाशन संस्था के संचालक डॉक्टर अमित राय जैन जी। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ ही उपस्थित हैं सतमौला कवियों की चौपाल में देश के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य विधा ही नहीं, विज्ञान को हास्य में पिरोने वाले ऐसे प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। देश के अन्य राज्यों से, जिलों से पधारे हुए कवियों का प्रारंभ करते हैं सतमौला कवियों की चौपाल में देश के लब्ध प्रतिष्ठित जो हास्य कवि हैं। तो उनके लिए मैं, पंडित सुरेश नीरव के लिए मैं क्या कहूँ, वो एक विलक्षण व्यक्ति हैं और विलक्षण व्यक्ति कब क्या कुछ कर दे पता नहीं होता। अभी जो राजनीतिक माहौल चल रहा है देश में, इलेक्शन अभी निकला है, तो राजेंद्र राजा की मुझे 2 पंक्तियाँ सहज स्मरण हो पाती हैं। वो क्या है कि हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया। हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को कांच समझ नाली में डाल दिया। पर भैया जी ने भी हार न मानी, झट पान की दुकान लगा ली। ये देख मेरी धर्मपत्नी बड़े दुखी स्वर में बोली, देखो जी भैया जी पहले देश कोठी बंगला कार से चलाते थे। मैंने कहा रे बेवकूफ़, ये पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं, आज भी चूना लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं पंडित सुरेश नीरव जी को। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, नमस्कार, जय हिंद, भारत सरकार और मेरे सारे दोस्तों। मैं आज आपके साथ कुछ रचनाएं जीना चाहता हूं। देखिएगा कि गज़ल में अध्यात्म की बात की जाए तो क्या उसका कलर होता है। एक रचना देता हूं, सुनिएगा। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर अहम ब्रह्मास्मि में ईश्वर हूं तो तत्त्वमसि तुम भी ईश्वर हो। हम सब अगर एक हैं तो फिर हम दोनों को संचालित करने वाला कौन है, और उस
और के लिए मैं अपनी बात कह रहा हूँ। सुनिएगा रचना भाई साहब, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी, जितने लोग भी सुन रहे हैं। कि आग से तो मैं घिरा हूँ, जल रहा कोई और है। आग से तो मैं घिरा हूँ, जल रहा कोई और है। मंजिलें मुझको मिली पर चल रहा कोई और है। आग से तो मैं घिरा हूँ, जल रहा कोई और है। मंजिलें मुझको मिली पर चल रहा कोई और है। हर संगीतकार, चित्रकार, कलाकार एक उस निराकार का दृश्य बनाना चाहता है, वही उसका चरम लक्ष्य होता है। इसे मैं कहता हूँ अपने शेर में। तू ही कह ऐ मन के साचे, तू ही कह ऐ मन के साचे, अब तुझे ये क्या हुआ। तू ही कह ऐ मन के साचे, अब तुझे ये क्या हुआ। ढालना चाहा किसी को, ढल रहा कोई और है। तू ही कह ऐ मन के साचे, अब तुझे ये क्या हुआ। डालना चाहा किसी को, ढल रहा कोई और है। हम धरती को माँ क्यों कहते हैं, इस पर शेर सुनिएगा। कि कर भलाई भूल जाना, कर भलाई भूल जाना, ये ज़मीं से सीखिए। कर भलाई भूल जाना, ये ज़मीं से सीखिए। फर्ज धरती ने निभाया, फल रहा कोई और है। फर्ज धरती ने निभाया, फल रहा कोई और है। और देख जलती मोमबत्ती, ये ख्याल आया मुझे। देख जलती मोमबत्ती, ये ख्याल आया मुझे। नाम बाती का हुआ पर गल रहा कोई और है। नाम बाती का हुआ पर गल रहा कोई और है। और नीरव मेरा नाम है, इसे शेर में कैसे रखता हूँ देखिएगा। कि आती जाती सांस की हलचल मुझसे ये कहा। आती जाती सांस की हलचल मुझसे ये कहा। आती जाती सांस की हलचल मुझसे ये कहा। जिस्म तो नीरव है जिसमें पल रहा कोई और है। जिस्म तो नीरव है जिसमें पल रहा कोई और है। आग से तो मैं घिरा हूँ, जल रहा कोई और है। मंजिलें मुझको मिली पर चल रहा कोई और है। दोस्तों, ये थे मेरी कुछ गज़लें जो मैंने आज आपको पेश की। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और फिर किसी एपिसोड में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए कीजिए स्वीकार सुरेश नीरव के प्रणाम। नमस्कार। आपको इस गज़ल संग्रह के लिए मैं आपको बहुत बहुत सतमोला कम्युनिटी चौपाल की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और एक साथ ही साथ आपके बीच में खुशी साझा करना चाहता हूं कि पंडित जी, सतमोला कम्युनिटी चौपाल से आज से तो आप जुड़े हुए नहीं हो, आप मेरे से कम 20 वर्ष से जुड़े हुए हैं। और जिस समय साधना टीवी का स्टूडियो झंडे वाला में हुआ करता तब से जी बिल्कुल।
हम आपको ऐसे बिल्कुल रिक्तता के साथ हम नहीं जीना चाहते। हम चाहते हैं कि आप सतमोला कवियों की चौपाल में आप परामर्शदाता के रूप में हमारे साथ जुड़ें और आज से आप सतमोला कवियों की चौपाल के आप परामर्श मंडल में रहेंगे। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका साथ। अब हम चलते हैं सीधे चंडीगढ़ की तरफ, जहाँ से आए हैं राजवीर राज सर, जो गज़ल गीत लिखते हैं, जिन्होंने लिखा है तुमने तो बस कह दिया, तुमने तो बस कह दिया अब नहीं आऊँगा। वाह, बहुत सुंदर ये लाइन थी शेर की। पूरा शेर इन्हीं के द्वारा सुनते हैं। स्वागत है राजवीर सर आप। मैं पंचकुला से राजवीर राज, सतमोला कवियों की चौपाल का शुभाकांक्षी होते हुए सीधा मकसद पे आता हूँ और शुरुआत यहाँ से करता हूँ। आप सबकी नज़र है शेर कि हमने बहुत संभाल कर रखा था फासला, हमने बहुत संभाल कर रखा था फासला, तुम रूबरू हुए तो इरादे बदल गए। क्या बात है। और शेर है, स्वागत है सर, कि तुम्हें हर कूचे में कांटे बहुत मिले होंगे, तुम्हें हर कूचे में कांटे बहुत मिले होंगे, सुना इस शहर के फूलों ने खुदकुशी कर ली। क्या बात है। मैं कुछ दोहे पेश करना चाहता हूँ, स्वागत। आपकी नजर करता हूँ कि आंगन खुश है देख कर, आंगन खुश है देख कर, नई बहू की चाल। क्या बात। जिस घर से चिड़िया उड़ी उस घर का क्या हाल। वाह वाह, बहुत सुंदर। जिस घर से चिड़िया उड़ी उस घर का क्या हाल। और तुमने तो बस कह दिया, तुमने तो बस कह दिया नहीं आऊंगा आज। सुबक सुबक कर रो रहे सुर घुंघरू और साज। क्या बात है, बहुत सुंदर सर। जब भौरे ने छू लिया, जब भौरे ने छू लिया फूलों को एक बार, सारी कलियां आज ही खिलने को क्या बात है, तैयार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारी कलियां आज ही खिलने को तैयार। गोरी ने पाँव धरे, गोरी ने पाँव धरे, जब यमुना के तीर आतिश आतिश हो गया जल कर सारा नीर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जल कर सारा नीर। और कुछ दिन मुझको सौंप दो, आपकी नजर है ये दोहा, कि कुछ दिन मुझको सौंप दो, तन्हाई की रात, गीतों गजलों से जरा कर लूं दो दोहा। क्या बात है। गीतों गजलों से जरा कर लूं दो दोहा। पंख नहीं रखता कोई, पंख नहीं रखता कोई, जैसे चील और बाज, जबकि सभी को यहाँ लेनी है परवाज। और एक और ये दोहा है, उसके बाद एक छोटी सी गजल पेश करता हूँ। स्वागत। कि योगी योगी हो रहा, योगी योगी हो रहा, ये योगी है कौन, फूल फूल उड़ता फिरे
कांटे खड़े हैं मौन। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कांटे खड़े हैं मौन। एक नज्म छोटी सी पेश करता हूँ। स्वागत। हम बेटी को बहुत ही ख्वाबों से पालते हैं जी। अगले घर जाती है, कई बार वो ट्रीटमेंट, उनको वो माहौल नहीं मिल पाता, तो वहाँ से बेटी अपने बाबुल को क्या कह रही है, इस नज्म का उन्वान है बेटी बाबुल की। जी सर। कि चूल्हे में जो तपती है दिन रात वही मैं हूँ। क्या? चूल्हे में जो तपती है दिन रात वही मैं हूँ, दुनिया ने जो समझी है खैरात वही मैं हूँ। जिल्लत से भरी अंगिया, कांटों से भरा आंचल, रोकर जहाँ मर जाएं जज्बात वही मैं हूँ। क्या? बहुत सुंदर। और अश्कों को कहीं पलकों की कोर में बहना है, कोई चीख भी ना उठे और दर्द भी सहना है। बाबुल ये तेरी बुलबुल इतना तो समझती है, एक आग का दरिया है और आग में रहना है। क्या बात है, बहुत सुंदर। दीवार के साए में साए को तरसती हूँ, ख्वाबों को मसलती हूँ, उल्फत को मचलती हूँ। अनजान सी ये दुनिया, ये हाल है कि अब तो माँ के किए माथे पर चुम्बन को सिसकती हूँ। क्या बात है। और जिस दिन तेरी चौखट से मुंह मोड़ के आई थी, जिस दिन तेरी चौखट से मुंह मोड़ के आई थी, शालू शबीना सोनम सब छोड़ के आई थी। जीवन का भी ये रैला लगता है मुझे बाबुल, बचपन की कोई गुड़िया मैं तोड़ के आई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। जंजीर मुजस्सम में परवाज कहाँ रखूं, जंजीर मुजस्सम में परवाज कहाँ रखूं, पैरों में बंधी पायल ये साज कहाँ रखूं। सुरताल के शजर की सब डाल भर चुकी है, तुम ही बता दो बाबुल आवाज कहाँ रखूं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अशार निगल लेंगे, घर बार निगल लेंगे, यूं ही मेरे ख्वाबों का संसार निगल लेंगे। इंसान की सूरत में हैवान से ये चेहरे, एक दिन मेरे बाबुल की दस्तार निगल लेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरा तो मुस्तकबिल ही एक जाल में रखा है, मेरा भविष्य मेरा तो मुस्तकबिल ही एक जाल में रखा है, लेकिन मैं आदर तेरा हर हाल में रखा है। जिस दिन तेरी अजमत को थोड़ी सी आँच आए, समझो कि साया मेरा एक थाल में रखा। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। और छीनू कभी में हक तो अंजाम फिर क्या होगा। ये बंद पेश है, आपकी नज़र है कि छीनू कभी में हक तो अंजाम फिर क्या होगा। शीशा ये बन के आए एग्ज़ाम फिर क्या होगा। मुंसिफ की तरह एक दिन मुलजिम को सजा दूं तो मुंसिफ के सर पे सोचो इल्ज़ाम फिर क्या क्या होगा। बात है, बहुत सुंदर। लोगों के इरादों से अनजान नहीं हूँ मैं, लोगों के इरादों से अनजान नहीं हूँ मैं। दिन रात यूं जलने का सामान नहीं हूँ मैं। ज्वाला भी कभी मैं थी, दुर्गा भी कभी मैं थी, मुश्किल से भी मुश्किल हूँ, आसान नहीं हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात, बहुत और सुंदर। लास्ट मांगती है कि एक दिन कहीं कोने से एक अब्र सा उठूंगी, एक दिन कहीं कोने से एक अब्र सा उठूंगी। दिन रात के जलने पे बरसात सा बरसूंगी। अफसोस नहीं करना बिजली भी गिरा दूं तो ये जुर्म का अफसाना तारीख सा बदलूंगी। क्या बात ये है, जुर्म हाँ। का अफसाना तारीख सा बदलूंगी। बहुत एक दो लाइन तरन्नुम में, उसके बाद फिर कि जिस शय पे नक्शे पा मिले तेरे ख्याल के, जिस शय पे नक्शे पा मिले तेरे ख्याल के, हमने कलेजा रख दिया उस पर निकाल वाह, के। वाह, बहुत सुंदर। हमने कलेजा रख दिया उस पर निकाल के। वो क्या गए दो आंखें तो छलकी थी रात भर। ये शेर नजर है आपकी सर कि वो क्या गए दो आंखें तो छलकी थी रात भर। छूकर तो देख लो मेरे कोने रुमाल के। क्या बात है। छूकर तो देख लो मेरे कोने रुमाल के। एक और शेर पेश करता हूँ। स्वागत तो काफ़ी बड़ी गज़ल है, लेकिन ये लास्ट शेर पेश करता हूँ आपके सामने। छूकर तो देख लो मेरे कोने रुमाल के, कि उंगली सुलगने लग गई एक बुत को क्या छुआ। एक नई तरह का शेर है कि उंगली सुलगने लग गई एक बुत को क्या छुआ। ये कौन शोला रख गया
शीशे में ढाल के हमने कलेजा रख दिया, उस पर निकाल के। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राजवीर सर के इतने अच्छे हमने दोहे सुने, गीत सुनी और इतने अच्छे उनकी वाणी थी। तो इस पे जो बेटी कहती है, जो बातें नहीं जा पाती, वो यही होती है कि मेरी बात सुनी अनसुनी रह गई, मेरी बात सुनी अनसुनी रह गई, जज्बात आंसुओं में बह गए और मैं वहीं खड़ी रह गई। आगे चलते हैं हम। प्रिया श्रीवास्तव गज़लकार हैं जो आई हैं उरी जलोन से। ये मौसम इश्क का दिल से मेरा महसूस वैसा है, कभी सर्दी कभी बारिश कभी ये धूप जैसा है। ये कितना अच्छा इन्होंने शेर लिखा है और इस शेर को पूरा सुनते हैं इन्हीं के मुख द्वारा। स्वागत है आपका। आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और सतमोला कवियों की चौपाल के सभी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। मोहब्बत की बात करती हूँ और जैसे कि मेरा एक शेर उन्होंने पढ़ा है और तब कहती हूँ कि ये मौसम इश्क का दिल से करो महसूस वैसा है, ये मौसम इश्क का दिल से करो महसूस वैसा है, कभी सर्दी कभी बारिश कभी ये धूप जैसा है, कभी सर्दी कभी बारिश कभी ये धूप जैसा है। और मोहब्बत की ही बात करूँगी और प्रेम में क्या होता है, प्रेम जो हमारे जीवन का आधार है। तब कहती हूँ कि प्यार एहसास का खजाना है, क्या बात है, प्यारी दिल का मधुर तराना है, प्यारी दिल का मधुर तराना है, प्यार में जीत मिले हार मिले, प्यार में जीत मिले हार मिले, प्यार का पर सफर सुहाना है, बहुत सुंदर, प्यार का पर सफर सुहाना है। और प्यार में क्या होता है, तब कहती हूँ कि कोशिशें मेरी हैं जिस खुशी के लिए, कोशिशें मेरी हैं जिस खुशी के लिए, हम उठाती हूँ सारी उसी के लिए, और कुछ मुझको हासिल भले हो न हो, और कुछ मुझको हासिल भले हो न हो, तुम जरूरी हो इस जिंदगी के लिए, तुम जरूरी हो इस जिंदगी के लिए, तुम जरूरी हो इस जिंदगी के लिए। और प्रेम में हम क्या चाहते हैं, तब मैं कहती हूँ तुम्हारी हाँ तुम्हारी सिर्फ चाहत चाहिए मुझको, क्या बात, तुम्हारी हाँ तुम्हारी सिर्फ चाहत चाहिए मुझको, वफा विश्वास निश्चल प्रेम उल्फत चाहिए मुझको, जो इतना कर सको तो प्रेम का प्रस्ताव तुम देना, जो इतना कर सको तो प्रेम का प्रस्ताव तुम देना, मोहब्बत की पुजारिन हूँ मोहब्बत चाहिए मुझको, मोहब्बत की पुजारिन हूँ मोहब्बत चाहिए मुझको। एक गज़ल एक शेर प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। आरज़ू हर घड़ी ये किया कीजिए, आरज़ू हर घड़ी ये किया कीजिए, आरज़ू हर घड़ी ये किया कीजिए, हम न बिछड़े कभी ये दुआ कीजिए, हम न बिछड़े कभी ये दुआ कीजिए। बहुत सुंदर।
राही उल्फत वगर तय जो करनी है तो, शेर सुनिएगा जी बिल्कुल। राही उल्फत वगर तय जो करनी है तो, राही उल्फत वगर तय जो करनी है तो, मैं ही क्यों आप भी कुछ बढ़ा कीजिए, मैं ही क्यों आप भी कुछ बढ़ा कीजिए। खुशनुमा सुबह रंगी बहुत शाम है, खुशनुमा सुबह रंगी बहुत शाम है, हम रहे साथ बस ये दुआ कीजिए, हम रहे साथ बस ये दुआ कीजिए। सबकी सुनता है रब इसमें कुछ शक नहीं, सबकी सुनता है रब इसमें कुछ शक नहीं, सबकी सुनता है रब इसमें कुछ शक नहीं। आप तो दिल से बस इल्तिजा कीजिए, आप तो दिल से बस इल्तिजा कीजिए। और मक्ते का शेर प्रस्तुत करती हूँ, सुनेगा। भूल ही जाइए सारी शिकवे गिली, भूल ही जाइए सारी शिकवे गिली, भूल ही जाइए सारे शिकवे गिले, मिलके दिव्यम सभी से रहा कीजिए, मिलके दिव्यम सभी से रहा कीजिए। आरज़ू हर घड़ी ये किया कीजिए, आरज़ू हर घड़ी ये किया कीजिए। हम न बिछड़े कभी ये दुआ कीजिए, हम न बिछड़े कभी ये दुआ कीजिए। हाँ दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए, मिल दुआ कीजिए। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब मैं उन्हीं के मित्र टिल्लन वर्मा जी के, स्वर्गीय टिल्लन वर्मा जी के परम मित्र गीतम जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आप पहले ये बताएं कि कैसे उनका हमारे शो पे आने का मन था, सिर्फ संकल्प था, कैसे घटना घटी, और साथ ही उनको श्रद्धांजलि स्वरूप सबसे पहले ये तो हमें पता चल ही गया कि उनको हृदयाघात हुआ। सीधा पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप टिल्लन वर्मा जी की जो हार्दिक इच्छा थी इस टीवी शो पे कविता पढ़ने की अपनी, उस कविता का आप पाठ करें। फिर दूसरे चरण में मैं ज़रूर चाहूँगा, आप आए हैं, आप उनके साथी हैं, अभिन्न मित्र हैं, फिर आपका काव्य पाठ होगा। अभी आप उनकी प्रतिनिधि रचना जो वो चाहते थे वो आप उसका काव्य पाठ करें, और जोरदार तालियों के साथ हम टिल्लन वर्मा जी की हम कविता का श्रवण करने जा रहे हैं। आदरणीय दादा टिल्लन वर्मा जी का इस शो में आने के लिए बहुत मन था और बहुत उतावले थे। मैं बाहर था, नहीं आ सके थे, इसलिए समय का परिवर्तन कर दिया गया था, और मेरे बिना वो जाते नहीं थे कहीं भी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता था। मेरे दादा टिल्लन वर्मा का इस शो में आने के लिए बहुत मन था, और वो प्रवीण जी की, दादा की बहुत ही तारीफ़ करते रहे कि बोले बहुत बढ़िया आदमी हैं, उनके शो में एक बार जाओ, आपको बहुत अच्छे कवियों से भी मुलाकात होगी और अच्छे विचार मिलेंगे और अच्छे लोगों से आपका मुकाबला होगा, आपके लिए सहयोग मिलेगा साहित्य में। टिल्लन जी की कविता सुनाएं। टिल्लन जी की कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि उनकी कि बेटी विदा हुई क्या घर से, पापा रिश्तेदार हो गए। आहा, बेटी विदा हुई क्या घर से, पापा रिश्तेदार हो गए, और बहुओं की नज़रों में शायद अवरद्दी अखबार हो गए। आहा, बेटी विदा हुई क्या घर से, पापा रिश्तेदार हो गए, बहुओं की नज़रों में शायद अवरद्दी अखबार हो गए।
कहीं एक कप चाय समय पर अब पापा को मिल ना पाती है। नहीं एक कप चाय समय पर अब पापा को मिल पाती है और दरवाजे पर बैठे रहते जैसे चौकीदार हो गए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुओं की नजरों में शायद अब रद्दी अखबार हो गए कि कल तक जो चाहा पापा ने, कल तक जो चाहा पापा ने बेटी से बनवाया खाया। कल तक जो चाहा पापा ने बेटी से बनवाया खाया, लेकिन अब उनकी थाली से सारे स्वाद फरार हो गए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जिस मकान की ईंट ईंट में पापा जी की गंध बसी है, जिस मकान की ईंट ईंट में पापा जी की गंध बसी है, उनके जीते जी उस घर के बेटे हिस्सेदार हो गए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छा। उनके जीते जी उस घर के बेटे हिस्सेदार हो गए। संस्कार जब बेटों को पापा जी ने देना चाहे, संस्कार जब भी बेटों को पापा जी ने देना चाहे, मम्मी की ममता बोराई पापा जी लाचार हो गए। मम्मी की ममता बोराई पापा जी लाचार हो गए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत जनप्रिय रचना थी, उनके मुंह से जब सुनी जाती थी। गीतम जी हम जितना सुने कम है। अब मैं चाहूँगा आपसे आपकी कविताओं का एक गुलदस्ता आप ज़रूर प्रस्तुत करें। और गीतम जी आप स्वयं वो भी गीतकार थे, आप भी गीतकार हैं, तो आपकी भी कविता अगर मैं कहूँ एक दूसरे की आप परछाई रहे, तो आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम गीतम जी को सुने। बेटी के बारे में बता दिया, वही बेटी वाली बात उन्होंने की, बेटी वाली बात आपसे मैं सुनना चाहूँगा। बिल्कुल। आज अचानक एक बुजुर्ग घर में बैठ कर कह रहा है, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है। आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है, तब हमने अशकों से लिखकर पार्टी तो पठाई है। आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है, तब हमने अशकों से लिखकर पाती तो पठाई है। सीख यही है बेटी तुझको खुश रहना हर हाल में। सीख यही है बेटी तुझको खुश रहना हर हाल में, और दोनों कुल की इज्जत रखना तू अपनी ससुराल। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। त्याग दया सद्भावों के गुण बेटी भूल नहीं जाना। त्याग दया सद्भावों के गुण बेटी भूल न जाना तुम, यानी अपने पीहर वाले संस्कार अपनाना तुम। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मर्यादित बहुओं की जग में होती सदा बड़ाई है, आज अचानक बेटी तेरी बहुत 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 अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बिटिया तुझको बड़े नाज से हमने तुझको पाला पोसा था। बिटिया तुझको बड़े नाज से हमने पाला पोसा है, मेरे पूरे खानदान को तुझ पर बहुत भरोसा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तेरे जाने से बिटिया उजड़ा घर आंगन सारा है, बिन तेरे सूना सूना सा देहरी द्वार हमारा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लगता है संसार पर आया, तू क्या हुई पराई है, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कि पहले में जब घर आता तू दौड़ी दौड़ी आती थी, पहले में जब घर आता तू दौड़ी दौड़ी आती थी, तब सब थकन हमारी पल में छूमंतर हो जाती। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तेरे जैसा ख्याल पिता का नहीं किसी को रहता है, अब तो बेटी तेरा पापा वक्त काटता रहता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लगता है संसार पर आया, जब से दूर हुई तू मुझसे विकट उदासी छाई है, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब अपने ही घर में घुसने को हमें सोचना पड़ता है। अपने ही घर में घुसने को हमें सोचना पड़ता है, अब तो भोजन भी बहुओं से स्वयं मांगना पड़ता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तू क्या हुई पराई बेटी,
कि तू क्या हुई पराई बेटी, कमर हमारी टूट गई, पंख कटे एक पक्षी जैसी, सचमुच किस्मत फूट गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। जाती नहीं सही है लाड़ो, तेरी आज जुदाई है, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है। बहुत अच्छा। आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है कि जब मुझसे मिलने को कोई मेली प्रेमी आता है, जब मुझसे मिलने को कोई मेली प्रेमी आता है, बेटा और बहू का चेहरा फक फीका पड़ जाता है। जब मुझसे मिलने को कोई मेली प्रेमी आता है, बेटा और बहू का चेहरा फक फीका पड़ जाता है। कैसे स्वागत करूं अतिथि का, कैसे स्वागत करूं अतिथि का, मैं विचलित हो जाता हूं और बच्चों का व्यवहार देखकर मैं चिंतित रह जाता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। कोई भी उपयुक्त युक्ति अब देती नहीं सुझाई है, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज अचानक बेटी। अंतिम बंद इसका दे रहा हूं। हाँ, स्वागत। कि प्रतिबंधों ने जकड़ रखा है, प्रतिबंधों ने जकड़ रखा है, ग्रहण लगा खुशियों पर है। प्रतिबंधों ने जकड़ रखा है, ग्रहण लगा खुशियों पर है, और तेरी माँ भी मजबूरी में आधारित बहुओं पर है। प्रतिबंधों ने जकड़ रखा है, ग्रहण लगा खुशियों पर है, और तेरी माँ भी मजबूरी में आधारित बहुओं पर है। इसीलिए तो तेरी माँ को बेटी बहुत अखरता हूँ, फिर भी कभी नहीं मैं उसकी हुक्म अदूली करता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ा लिखना, थोड़ा लिखना, बहुत समझना, मन की व्यथा सुनाई है, आज अचानक बेटी तेरी याद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे गीतम जी, बहुत अच्छे। सतमोला कवि चौपाल में अभी तक आप सुन रहे थे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों को, और मिलते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रशांत अवस्थी, पूजा भारद्वाज और निर्मला पंत के साथ कमर्शियल ब्रेक के बाद सतमोला कवियों की चौपाल में आप बने रहें हमारे साथ। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला कवियों की चौपाल में ब्रेक के बाद एक बार फिर हम सब हाजिर हैं आप सभी के सामने अपने काव्य पाठ लेकर, और हमारे साथ कुछ रचनाकार अब फिर जुड़े हैं अपने गीत, गज़ल और अपनी दोहे मुक्तक लेकर। तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे मुकेश सिंह, गोल्डन लिखते हैं ये, और प्रकृति और सामाजिक पर अपनी रचना सुनाने वाले हैं। देखते हैं क्या सुनाते हैं। सर, स्वागत है आपका मुकेश जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सतमोला कवि चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं अपनी कुछ रचनाएं आपके बीच रखता हूँ। स्वागत है जी। पानी सर से गुजरने वाला था, पानी सर से गुजरने वाला था, खून दरिया में बहने वाला था। वाह। हवा का रुख मोड़ दिया मैंने, मेरा गांव जलने वाला था। क्या बात है। कि हवा का रुख मोड़ दिया मैंने, मेरा गांव जलने वाला था। कि एक बदनामी से डर गया मैं, एक बदनामी से डर गया मैं, मौत से कहाँ डरने वाला था। क्या बात है, बहुत सुंदर। कि गली में बच्चे आ गए वरना, गली में बच्चे आ गए वरना, वो मुझसे लिपटने वाला था। क्या बात, वाह वाह, बहुत सुंदर। कि दौलत ही नहीं था मेरे पास, दौलत ही नहीं था मेरे पास, उसका ईमान तो बिकने वाला था। क्या। देखें कि सच ने बड़ा नुकसान किया हमारा, सच ने बड़ा नुकसान किया हमारा। चुप रहने में था फ़ायदा हमारा। कि स्कूल छूटा तब ये जाना मैंने,
स्कूल छूटा तब ये जाना हमने कितना हल्का था बस्ता हमारा। क्या कि मेरे बच्चे उड़ना चाहते हैं अब, मेरे बच्चे उड़ना चाहते हैं अब, कहीं टूट ना जाए ये पिंजरा हमारा, कहीं टूट ना जाए ये पिंजरा हमारा। कि अब पानी को तरस रहा है वो, अब पानी को तरस रहा है वो, बहता रहता था जो दरिया। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, एक कि थकान मिटाने आदमी अब जाते हैं जंगल में। क्या? थकान मिटाने आदमी अब जाते हैं जंगल में, शहर बसाने निकले थे जो आग लगाकर जंगल। क्या? बहुत। कि कभी खाकर कभी बिन खाए भी चैन से हम सो जाते थे, कभी खाकर कभी बिन खाए भी चैन से हम सो जाते थे, गोली खाकर सोने का तो चलन नहीं था जंगल में। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि गोली खाकर सोने का तो चलन नहीं था जंगल में, पढ़ लिख कर हमने सीखा, पढ़ लिख कर हमने सीखा घर के दो हिस्से करना, पढ़ लिख कर हमने सीखा घर के दो हिस्से करना, जब कोई स्कूल नहीं था तब एक आंगन था जंगल। क्या बात, बहुत सुंदर। जब कोई स्कूल नहीं था तब एक आंगन था जंगल में, कि रोज लुट रही है अबला अब इंसानों की बस्ती में, रोज 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 लुट रही है अबला अब इंसानों की बस्ती में, रावण ने जो किया नहीं था सीता के संग जंगल में। कि अब पानी ढूंढ रहे हैं सब जाकर देखो मंगल पर, अब पानी ढूंढ रहे हैं सब जाकर देखो मंगल पर, तुम ही बतलाओ गोल्डन क्या क्या नहीं था जंगल में। क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक आखिरी रचना देखें कि फूट फूट कर कोई रोया है अंदर से, फूट फूट कर कोई रोया है अंदर से, झरना निकला है देखो पत्थर से। क्या बात है। मुझे तो चोट लग जाती है बातों से, मुझे तो चोट लग जाती है बातों से, कोई देवता बन जाता है पत्थर से। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि उसी आग से जलता है अब घर का चूल्हा, उसी आग से जलता है अब घर का चूल्हा, जंगल में जो आग लगी थी पत्थर से। कि बेटा मरा है विधवा का गुमसुम है, बेटा मरा है विधवा का गुमसुम है, बैठी है जैसे शर्त लगाकर पत्थर से। बहुत सुंदर। बहुत। एक अलग तरह का शेर देखे कि पहाड़ों में भी पुकार कर देखा है उसे, पहाड़ों में भी पुकार कर देखा है उसे, पलट कर आवाज आती है पत्थर से। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपकी रचना। और अब चलते हैं हम सभी बिहार की तरफ। मुंगेर राजन शर्मा जी को बुलाते हैं, जो हास्य और प्रेम दोनों को मिलाकर एक गीत प्रस्तुत करने वाले हैं, और हास्य भी बहुत मुश्किल रस है। सुनते हैं राजन जी के मुख से। स्वागत है राजन जी। रंजन सर, माफी चाहती हूँ, रंजन सर। यहाँ आए सभी को प्रणाम करता हूँ। प्यार मोहब्बत की बात भी करूँगा। पहले शुरुआत करते हैं। होते नफरत की बातें तो दंगा याद आता है, क्या बात जहाँ पापी के धुलते पाप वो गंगा याद आता है। होते नफरत की बातें तो दंगा याद आता है, जहाँ पापी के धुलते पाप वो गंगा याद आता है। मैं लिखना चाहता हूँ प्यार और श्रृंगार की बातें, मैं लिखना चाहता हूँ प्यार और श्रृंगार की बातें, उठाता हूँ कलम जब भी तिरंगा याद आता। क्या बात है। अभी जब हम आ रहे थे तो माँ ने पूछी, बेटा शहर शहर घूमते हो, गांव गांव घूमते हो, शहर और गांव में क्या अंतर है? तो हमने कहा, माँ जब शहर में किसी के घर में जाता हूँ तो वहाँ पे कुत्ते पाले जाते हैं, और गांव के किसी घर में जाता हूँ तो वहाँ पे गाय पाली जाती है। आप किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाओ, वहाँ पे गरीब के बच्चे मिलेंगे, लेकिन आप किसी भी वृद्धा आश्रम में चले जाओ, वहाँ अमीरों के माँ बाप मिलेंगे। क्या? तब हमने लिखा, ओ कलयुग के शैतान बचो, ओ कलयुग के शैतान बचो, शर्म आने वाली पाप से, कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे बस दिक्कत है माँ बाप। क्या बात। कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे बस दिक्कत है माँ बाप से। सोचिए,
जिन माता पिता को कुछ दिन तक गोद में बालक नहीं होते वो कितने मन्नतें मांगते हैं, मंदिर घूमते हैं, पैदल पद यात्रा करते हैं, उसके बाद जब उनका भरोसा टूटता है तो क्या बीतता है। क्या बात, सही बात। तेरी किलकारी सुनने को मन्नत पर मन्नत मांगे थे, सारे तीर्थ मनोरथ पाने को नंगे पांव ही पैदल भागे थे। क्या पैरों में कितने छाले हुए, आंधी वर्षा से पाले हुए, तब जाकर तुमको पाया है, फिर भी तुमने ही सताया है। वो जप तप सोचो कितना कठिन था, महामृत्युंजय जाप से कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे, बस दिक्कत है माँ बाप से। क्या कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे, बस दिक्कत है माँ बाप से। माँ बाप भूखे प्यासे रहते हैं लेकिन अपने बच्चे को हमेशा चाहते हैं कि भर पेट का भोजन दूं। तब हमने लिखा, खुद भूखी प्यासी रह करके अपने हिस्से का खिलाया है, खुद रूखी सूखी खा करके तुम्हें इतना बड़ा बनाया है। वे दिन भी थोड़ा याद करो, रिश्ते को ना बर्बाद करो, थोड़ी सी जगह उसे दे दो तुम, ना वृद्धा आश्रम भेजो तुम। 9 महीने कैसे दर्द सहा होगा, 9 महीने कैसे दर्द सहा, जरा सोचो अपने आप से, कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे, बस दिक्कत है माँ बाप से। कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे, बस दिक्कत है माँ बाप से। उंगली पकड़कर चलना सिखाया जिसने तुमको बचपन में, क्यों हाथ छोड़कर जा रहे हो बूढ़े माँ बाप के 55 में। तुम भी तो बनोगे माता पिता कभी, बच्चों का भाग्य विधाता कभी, तेरा औलाद भी तुमसे दूर होगा, तुम भी एक दिन मजबूर होगा, फिर रोगे पछताओगे, क्या कहोगे अपने आप से, कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे, बस दिक्कत क्या है बात है, क्या बहुत सुंदर। कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे, बस दिक्कत है माँ बाप से। अब प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। जी बिल्कुल। दिल की बात लिखते लिखते, जख्मी जज्बात लिखते लिखते, क्या बात। दिल की बात लिखते लिखते, जख्मी जज्बात लिखते लिखते, सच में मैं शायर बन गया तेरी औकात लिखते क्या लिखते। बात है, क्या बात है 1000 जख्म दिल में फिर भी हंस रहा हूं, है 1000 जख्म दिल में फिर भी हंस रहा हूं, स्याही खून बन गई हालात लिखते लिखते। अब किसे सुनाऊं मैं दिल की कहानी, अब किसे सुनाऊं मैं अपनी दिल की कहानी, दुल्हन भाग गई बारात लिखते लिखते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब दोबारा मोहब्बत का हिम्मत ना रहा, अब दोबारा मोहब्बत का हिम्मत ना रहा, उसके बाप ने पीटा है मुलाकात लिखते लिखते। कौन है जो घर जलने की दुहाई देता है, कौन है जो घर में चारपाई देता है, कौन है जो घर जलने की दुहाई देता है, कौन है जो नींद में चारपाई देता है। तुम जा रही हो जा, पर कोई डॉक्टर तो बता जो टूटे दिल में दर्द का दवाई देता। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तुमने धूल क्या झोंकी मेरे आंखों में, तुमने धूल क्या झोंकी मेरे आंखों में, अब तो पहले से बेहतर दिखाई देता है। सोचा तुम्हारी शादी में जाऊं नाचूं गाऊं, सोचा तुम्हारी शादी में जाऊं नाचूं गाऊं, पर कौन मजनू है जो लैला की विदाई देता है। अब तो मोहब्बत के नाम से नफरत हो गया, अब तो मोहब्बत के नाम से नफरत हो गया, गुलाब वाली हाथों में खंजर दिखाई देता है। क्या बात है, बहुत। कोई तुमसे प्यारा कैसे हो, आंखों का तारा कैसे हो, कोई तुमसे प्यारा कैसे हो, आंखों का तारा कैसे हो, जो दिल पे चलाए छुरी मेरे, वो यार हमारा कैसे हो। क्या बात है। मेरे कब्र पर उसे कभी दीपक जलाने मत देना, मेरी कब्र पर उसे कभी दीपक जलाने मत देना, हाथ जला लेगी तो फिर उसका गुजारा कैसे हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने इतनी अच्छी मानविक रचना जो वाकई आज की सारी सच्चाई बन चुकी है कि कुत्ते बिल्ली को सब रखना पसंद करते हैं मगर माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। आखिर क्यों, क्या वो माँ बाप नहीं बनेंगे या वो उस स्थिति में नहीं जाएंगे। आइए उस माँ को चरण में वंदन करते हुए मैं आगे अगले कवि की ओर चलना चाहता हूँ, जिनका नाम होता है विनय कुमार पांडे। अमेठ अमेठ करके जो है ये इन्होंने काफ़ी कुछ सोच विचार करके एक कविता लिखी हुई है। उस सोची और विचारी हुई कविता को हम सुनते हैं, आप सबकी
जोरदार तालियों से। सर्वप्रथम साधना टीवी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं 4 लाइनों से आपसे जुड़ना चाहता हूँ। जी, स्वागत है। असर करती दुआएं हैं, सांसों का भरोसा क्या, खबर करती हवाएं हैं, बातों का भरोसा क्या। मोहब्बत छोड़ आया हूँ तुम्हारी आंख में, लेकिन झुकी पलकें निगाहें हैं, आंखों का भरोसा क्या। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पलकें निगाहें हैं, आंखों का भरोसा क्या। प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं, दर्शन का विषय है। अगली 4 पंक्तियों से जोड़ता हूँ आपको कि मैं आहों की सांसों में तुम्हारा नाम हो जाऊं, बैठ नदिया के तीरे पर महकती शाम हो जाऊं। वाह। कश्तियों पर सजा लूं मैं तुम्हारे नाम की दुनिया, राधिका बन के तुम आना, मैं तेरा श्याम हो जाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बन के तुम आना कि मोहब्बत में भला कैसे तुम्हारा नाम लिख देता, अधूरे मन से चाहत की हंसी सी शाम लिख देता, कि निश्चल मन के भावों को कभी समझा नहीं तुमने, तुम्हें राधा स्वयं को फिर कैसे श्याम लिख देता, तुम्हें वाह वाह वाह, राधा स्वयं को फिर कैसे श्याम लिख देता। वियोग की 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। सुनाओ भाई। कि जिंदगी सौंप कर उसको उसी से जोड़ आया हूँ, जिंदगी सौंप कर उसको उसी से जोड़ आया हूँ, सागर से भी गहरे मन की धारा मोड़ आया हूँ, जिन आँखों से गिरा था उम्र भर सैलाब बनकर मैं, उन्हीं आँखों में काजल की लकीरें छोड़ आया हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आँखों में काजल की लकीरें छोड़ आया हूँ, कि मैं सोता हूँ तो कुछ यादें अधूरी खो जाती हैं, हाय हाय। राहें जिंदगी का गम ये आंखें धो जाती हैं, धड़कने बेच दी मैंने मगर पाया नहीं कुछ भी, कि मैं जगता हूँ तो ये रातें अकेली सो जाती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हूँ तो ये रातें अकेली सो जाती हैं। एक कविता सुनाता हूँ। पिता वियोग में कविताएं पढ़ता हूँ। संघर्ष की आवाज, संघर्ष की रूपरेखा जब कभी मन में समाहित हो जाती है, उससे जो आह निकलती है उसी को सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। कि खुद से मिले हर जख्मों को एक नई सौगात लिखूं, खुद से मिले हर जख्मों को एक नई सौगात लिखूं, आंखों से गिरते असकों को मोती सा बरसात लिखूं। सोचता हूँ अरे सोचता हूँ ऐ जिंदगी तेरी मैं हर बात लिखूं। सोचता हूँ ऐ जिंदगी तेरी मैं हर बात लिखूं, कि रही न छाया ही सिर पर कैसे अब मैं तात लिखूं, रही न छाया ही सिर पर कैसे अब मैं तात लिखूं, उजड़ी हर बस्ती को मैं मातम की एक रात लिखूं। सोचता हूँ ऐ जिंदगी तेरी मैं हर बात लिखूं, सोचता हूँ ऐ जिंदगी तेरी मैं हर बात लिखूं,
कि हार गया जब मन मेरा कैसे अपना गात लिखूं, मैं दर्दों का मारा पंछी कैसे मैं जज्बात लिखूं। सोचता हूँ ऐ जिंदगी तेरी मैं हर बात लिखूं, सोचता हूँ ऐ जिंदगी तेरी मैं हर बात लिखूं। कि था नया परिंदा नए शहर में भूखे मन क्या जात लिखूं, था नया परिंदा नए शहर में भूखे मन क्या जात लिखूं। रूखा सूखा खाकर जिंदा कैसे गुजरी वो रात लिखूं, सोचता हूँ ऐ जिंदगी तेरी मैं हर बात लिखूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी रचना अपने सुनाई, वाकई में जंगल तो बहुत उम्दा रचना थी। अब हम इसी सिलसिले को आगे ले जाते हुए चलते हैं दिल्ली की तरफ सुनीला नारंग जी के लिए। उनके बहुत बहुत स्वागत है सुनीला जी, और आप मन के ऊपर अपनी एक रचना सुनाने वाले हैं। स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मंच को नमन करते हुए मैं अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहूँगी। आज कुछ लिखा नहीं मैंने, आज कुछ लिखा नहीं मैंने, बस मन की उपज को एक पन्ने पे उगाया है। क्या बात है। आज कुछ लिखा नहीं मैंने, बस मन की उपज को एक पन्ने पे उगाया है। आज मन ही को अपना मनमीत बनाया है। वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत आज मन ही को अपना मनमीत बनाया है। मन उपजता है निरंतर, मन उपजता है निरंतर, कभी आशा कभी निराशा, पल तोला तो पल माशा। क्या बात। मन उपजता है निरंतर, कभी आशा कभी निराशा, पल तोला तो पल माशा। कभी डूब जाता अतीत के भंवर में, कभी डूब जाता अतीत के भंवर में, कभी उड़ान भरता ख्यालों के सफ़र में। यह मन न जाने कैसा, यह मन न जाने कैसा, चंचल हवा सा उठता धुआं सा, फिर न जाने कब हो जाता रुआं सा। बहुत। यह मन न जाने कैसा, चंचल हवा सा उठता धुआं सा, फिर न जाने कब हो जाता रुआं सा। फिर पलक झपकते ही, फिर पलक झपकते ही अधरों को दे जाता एक मीठी मुस्कान। क्या बात। फिर पलक झपकते ही अधरों को दे जाता एक मीठी मुस्कान। कब किसी को याद करता, कब किसी को भूल जाता, कब किसी को याद करता, कब किसी को भूल जाता, मन भावना के पुंज में डूब डूब जाता। क्या बात है। बहुत। मन भावना के पुंज में डूब डूब जाता। मन आखिर क्या है, मन आखिर क्या है, मन हर्ष भी विषाद भी, मन हर्ष भी विषाद भी, उन्माद भी विस्माद भी, मन राग और द्वेष भी, मन दुख और कलेश भी, मन राग और द्वेष भी, मन दुख और कलेश भी, मन पुण्य और पाप भी, मन सुख और संताप भी। क्या बात। मन पुण्य और पाप भी, मन सुख और संताप भी, मन तिमिर और प्रकाश भी, रचयिता और विनाश भी। वाह वाह, बहुत सुंदर। मन तिमिर और प्रकाश भी, रचयिता और विनाश भी, मन मान और अपमान भी, मन मिथ्या गुमान भी, मन मान और अपमान भी, मन मिथ्या गुमान भी, मन तृष्णा और तृप्ति भी, मन भक्ति की आसक्ति भी, मन दुष्टा और मीत भी, मन प्रेम भरी प्रतीत भी। क्या बात है। वाह वाह, बहुत सुंदर। मन तृष्णा और तृप्ति भी, मन भक्ति की आसक्ति भी, मन दुष्टा और मीत भी, मन प्रेम भरी प्रतीत भी, और न जाने क्या क्या, और न जाने क्या क्या इस मन ने अपनाया है, और न जाने क्या क्या इस मन ने अपनाया है। फिर भी मनसा मीत न कोई जग में आज तलक ही पाया है। क्या बात। इसलिए आज कुछ लिखा नहीं मैंने, बस मन की उपज को एक पन्ने पे उगाया है। मन ही को अपना मनमीत बनाया है, मन ही को अपना मनमीत बनाया है। जी बहुत
अब मीना महेश्वरी जी के बाद मैं जिनसे हम चर्चा करने जा रहे हैं, आज हमारे सतमोला कवियों की चौपाल में आज जिन्होंने नवोदित कवियों को सम्मानित किया, अब मैं जिनसे बात करने जा रहा हूं, आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर अमित राय जैन। डॉक्टर अमित राय जैन जी बहुत ही लर्नर्ड पर्सन हैं। आप देश के सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं। आपने अनेक इतिहास पर आपने पुस्तकें आपने लिखी हैं। आप शोधकर्ता हैं इतिहास के अनसुलझे विषयों के, और आप भारत सरकार में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय इतिहास पुरातत्व विभाग की जो महत्वपूर्ण समिति है उसके आप पूर्व सदस्य रहे हैं। आप देश के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े प्रकाशन संस्थान किताब वाले के भी आप संचालक हैं। आपके प्रकाशन से बहुत गणमान्य देश के दिग्गज लोगों की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, चाहे वो हमारे परम पूजनीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी की हो, चाहे संघ के अनेक लोग हों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हो, और अनेक ऐसी पुस्तकों का आपने प्रकाशन किया है। और केवल लब्ध प्रतिष्ठित लोगों की नहीं, आप और प्रशांत जी ऐसे अपने क्लिष्ट लेखन करने वाले और समग्र लेखन करने वालों को भी आमंत्रित करते हैं। और ऐसे कई होते हैं, प्रकाशक तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति की पुस्तक छापते हुए वो रिस्क नहीं लेते। लेकिन मैंने 2-3 बार मैंने स्वयं अमित जी को हमने बात की, ये इतिहासकार हैं, ये साहित्यकार हैं, यदि आपके प्रकाशन की कसौटी पे ये पुस्तक आपको लगती हो तो आप इसको प्रकाशित कर सकते हैं। संयोग या सौभाग्य रहा या वो पुस्तक के लेखक की एक कसौटी पे जब देखी गई तो अमित राय जी ने वो पुस्तक, ईश्वर चंद जौहर जी पटियाला के हैं, हमारे साहित्य परिषद के, उनकी पुस्तक छापी। 400 से ऊपर पृष्ठों की पुस्तक थी। प्रेमचंद जी के ऊपर पुस्तक थी, प्रेमचंद साहित्य पर विवेचनात्मक। दूसरी कविताओं की पुस्तक किसी की हमने दी, डॉक्टर चारू कालरा, उनकी पुस्तक भी आपने छापी। यानी कि मुझे जो लगा केवल आप लब्ध प्रतिष्ठित लोगों की पुस्तक नहीं है, और आप सही में जो प्रकाशक का जो धर्म होता है ना, वो अगर वो को निभा रहे हैं तो अमित राय जैन जी निभा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं लोनी के ऐतिहासिक किले के अवशेष के पास। लोनी गाजियाबाद में स्थित है और इसका जो संबंध है वो रामायण काल से है। रामायण काल में लवणासुर नाम के राक्षस का वध किया था शत्रुघ्न ने, और लवणासुर ने ही इस लोनी को बसाया था। पास में दुधेश्वर रामनाथ मंदिर है जिसका संबंध रावण से है। पास में बिसरख भी है जिसे रावण की जन्मस्थली माना जाता है। तो लोनी का भी जो इतिहास है वो अनादिकाल का है। और जब तैमूर लंग ने भारत पर हमला किया, दिल्ली पर कूच की तैयारी की, तो उसने यहीं पर डेरा जमाया था और यहीं पर उसने अपने साथ गुलाम बना कर लाए 1 लाख हिंदुओं का सिर भी कलम किया था। कहते हैं यहाँ से एक सुरंग भी जाया करती थी लाल किले तक, हालांकि बाद में वो खत्म हो गई या अतिक्रमण की चपेट में आ गई। आज ये पूरा इलाका ही अतिक्रमण की चपेट में है। यहाँ तालाब है जो नाम मात्र के बाकी हैं, लोगों ने घर बना लिए हैं उसमें अपने, और यहाँ पर सब कुछ एक तरह से धराशायी खत्म होता दिखाई दे रहा है। अमित जी, सबसे पहली बात तो मैं आपके एक इतिहास से रिलेटेड आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि अमित जी अखबारों में बड़ा छाया रहा और मैं आपको कई टीवी चैनल्स की डिबेट में देखता हूँ। डिबेट नहीं, विशेष तौर पे जब कभी बात होती है, इतिहास पे बात होती है, इतिहास के सामाजिक सरोकार से बात होती है, तब आपको विभिन्न चैनल आपको बुलाते हैं। आपने इतिहास की समग्र दृष्टि पर लिखते आपने कई पुस्तकें आपकी आई हैं। मोहनजोदड़ो के काल की भी पुस्तक आपकी मैंने देखी,
और अभी कुछ समय, ज़्यादा समय नहीं, लगभग 1 वर्ष पूर्व बड़ी चर्चा में रहा बागपत का सिनोली क्षेत्र। वहाँ पर जब उत्खनन हुआ तो आपके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में वहाँ पर हुआ, तो वहाँ पर महाभारत कालीन जो 5 जन्य के टाइम में जो रथ जो था श्री कृष्ण जी का, जो महाभारत का जिसके श्री कृष्ण जी सारथी थे, वो रथ के अवशेष मिले। अगर अवशेष क्या कहूँ, पूरा एक तरह रथ का पूरा एक ढांचा मिला। तो वहाँ से मैं बात प्रारंभ करना चाहूँगा आपके साथ। तो वो उसके बारे में थोड़ा सा हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि उसके आप एक सूत्रधार रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं इस कवियों के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करूंगा। और हमारे बीच में लब्ध प्रतिष्ठित कवि जो कि बड़े साहित्यकार भी रहे और कादम्बिनी जैसी पत्रिका के मुख्य संपादक रहे श्री नीरव जी, उनकी उपस्थिति में और देश के प्रतिष्ठित इतिहासकार के रूप में आपने मुझे यहाँ संबोधित किया है, तो मैं इस विषय को भी छूँगा। तो सबसे पहले, क्योंकि कवि और कविता एक ऐसा विषय है जो सांस्कृतिक दृष्टि से या साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि इतिहासकार और पुरातत्व की दृष्टि से आपने बात की है, तो मेरा अपना निजी अनुभव है, और जहाँ जिस सांस्कृतिक नगरी का आपने जिक्र किया, बड़ौत बागपत जो क्षेत्र है महाभारत कालीन क्षेत्र है, और वहाँ पर शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं वो पुरानी हैं, लगभग 150 साल पुरानी संस्थाएं वहाँ हैं, जिस कारण से कवियों के साथ एक सहज संपर्क हम लोगों का पारिवारिक दृष्टि से रहा। दादा भारत भूषण जो कि देश के चोटी के कवि थे, निर्भय हाथरसी जी, काका हाथरसी जी, गोपाल दास नीरज जी, उनकी मेजबानी हमने अपने परिवार में अनेकों बार। अरे वाह, अनेकों बार। तो आज मुझे स्वयं गौरव महसूस हो रहा है कि इस कवियों के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक टीवी शो में सतमोला कवियों की चौपाल में श्री नीरव जी के सानिध्य में हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और प्रवीण आर्य जी, आपका विशेष तौर से, आप मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, और मेरी पृष्ठभूमि के पास के ही हैं, कांधरा के आप हैं। बिल्कुल। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमने उस क्षेत्र में जन्म लिया। तो एक ही भूमि के अनाज को, वहाँ की उपज को खा करके हम लोग पैदा हुए, बड़े हुए, और आज देश में अपना एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। तो पहले तो आपकी इस सौजन्यता को मैं स्वीकार करता हूँ, और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी चाहिए कि महाभारत कालीन एक युद्ध रथ वार चैरियट का जिक्र पूरे विश्व में इस समय चल रहा है। भारत के इतिहास और पुरातत्व की जो कहा जाए तो इतिहास को बदलने वाला वक्त ये है, और पूरे देश के सांस्कृतिक महत्व की चीजों में सबसे महत्वपूर्ण अगर खोज कही जा रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्र पर वर्तमान के 150 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण खोज अगर की जा रही है, तो वो हमारे बागपत जनपद के बड़ौत नगर के पास सिनोली छोटे से गांव का वो युद्ध रथ है। 2005 में वहां एक्सकेवेशन हम लोगों की रिपोर्ट के आधार पे भारत सरकार ने किया। 2018-2019 साल्वेज ऑपरेशन बरनावा का लक्ष्य ग्रह का था, तो उसके साथ में महेश शर्मा जी को निवेदन करके हमने वो एक्सकेवेशन स्टार्ट कराया। और 2007 में मेरे एक्सप्लोरेशन में जो युद्ध रथ मिला है, उसके पहिए के कुछ टुकड़े जो कॉपर फॉइलिंग के थे वो मुझे मिले थे। एक सबूत के तौर पे हमने, प्रमाण के तौर पे वहाँ भारत सरकार के और वरिष्ठ जो पुरातत्ववेत्ता उनको दिखाए, और उनकी कार्बन डेटिंग इत्यादि हुई। बाद में वो क्लियर हुआ कि वहाँ से जो 3 युद्ध रथ मिले हैं वो उस पीरियड के हैं जब महाभारत हुआ होगा। अब इस बात को इस रूप में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो कृष्ण का रथ है, अर्जुन का रथ है। ये तो मैं नहीं कह सकता एज ए हिस्टोरियन, एज ए इतिहासकार और एज ए पुरातत्ववेत्ता। लेकिन वो अगर 5000 साल पुराना युद्ध रथ है, उसके साथ वैरियर्स यानी कि योद्धाओं के वहाँ पर प्रमाण मिले हैं, उनके कंकाल मिले हैं। ये आप समझिए कि 6000 साल पहले अगर कोई महिला अपने हाथ में खंजर लिए हुए है, उसकी तलवार उसके साथ में दफन है, उसके साथ उसका सिरास्त्र यानी कि उसके सर पे पहने वाला टोप कॉपर का वो भी मौजूद है,
उसका कवच है, उसका वैनिटी बॉक्स यानी कि श्रृंगार का सामान भी है, उसके साथ में उसके जो पालतू पशु हैं वो भी दफनाए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हिंदुस्तान में पहली बार मिली हैं और हम लोगों का प्रयास है कि वो एक बड़ा एक्सकेवेशन करीब 20-30 साल तक लगातार चलने वाला एक्सकेवेशन हो, ताकि देश की जो सांस्कृतिक पहचान है, जो देश जिसको जानना चाहता है, आज भारत के अंदर जितने इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता हैं, साहित्य के प्रेमी हैं, वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो का जिक्र करते हैं, जो कि आज 1947 के बाद देश का हिस्सा नहीं है। यानी कि भारत की प्राचीन संस्कृति अखंड भारतवर्ष का हिस्सा तो है, लेकिन वर्तमान में 1947 के बाद आज हिंदुस्तान को अपनी वो सांस्कृतिक जो चीज है, जो हमारी अपनी है, वो मिली है। तो भारत सरकार को चाहिए कि वहां पर लगातार एक लंबा एक्सकेवेशन हो, वहां म्यूजियम बने। अभी G20 कंट्रीज में जिस समय प्रधानमंत्री जी ने एक अलग से एक एग्जीबिशन लगाई मॉडर्न आर्ट गैलरी में जनपद पे, तो उसके अंदर उसके बीचों बीच उस युद्ध रथ को रखा गया। अभी 4 दिन पहले USI और जो भारत की आर्मी है उसने 10 दिवसीय एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, वहां पर भी वो युद्ध रखा गया है। मैं कह रहा हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हैं उसमें हम उस युद्ध रथ को रख रहे हैं, लेकिन उसकी जो आगे की डिस्कवरी, जो आगे का काम है, वो अभी थोड़ा सा। अमित जी, एक चीज़ मैं जानना चाहता था, जैसे ये आपके सनौली का आपने बताया, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे, क्योंकि आप इसके अधिकृत, आप इसके विशेषज्ञ हैं, कि जो श्री कृष्ण जी ने पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, 1-2 लोगों को तो पता है कि वो 5 गांव, एक एक गांव का विवरण देख के साथ अब बताने की कृपा करें आप। इसके एक माध्यम है, इस शो के माध्यम से कई लोगों को, हमारे लोगों को पता ही नहीं जी 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 कि वो 5 गांव कौन थे और 5 गांव से हमें क्या क्या प्रमाण मिले हैं, क्या जिससे सिद्ध होता है कि वो 5 गांव हमारे मांगे थे। प्रवीण जी, महाभारत एक महाकाव्य है जिसके अंदर बहुत सारा भौगोलिक वर्णन भी है, और जिस समय ये एक्सकेवेशन सिनोली का हुआ, युद्ध रथ मिला, तो उस समय इतिहासकारों में, पुरातत्ववेत्ताओं में 2 खेमे थे, और ज्यादातर लोगों का कहना था कि आर्यों की जो आगमन थ्योरी है वो अंग्रेजों की दी हुई है, वो ठीक है। और मैं हमेशा से ये बात शुरू से कहता रहा हूं कि इन युद्ध रथ के मिलने के बाद, और यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जो भारत की सांस्कृतिक जो समृद्धता है उसको बताने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, और जो इतिहास और पुरातत्व है वो प्रमाणों पे आधारित है। तो मैंने उसके साथ ये भी कहा कि हमें अपने भारत का जो प्राचीन लिटरेचर है, जो हमारे प्रमाण लिटरेचर के हैं, धर्म ग्रंथों के, पुराणों के हैं, उनको भी आधार मानना चाहिए। अगर महाभारत में जिस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन है, यानी कि उस समय जो कुरुवांचल था, कुरु महाजनपद था, कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तनापुर थी, हस्तनापुर वहीं उसी क्षेत्र में है। जो नई राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ है, वो दिल्ली है, दिल्ली हो गया। और जिन 5 गांवों का आप जिक्र करना चाहते हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, तो जो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से, कौरवों से, पांडवों के और उनके बीच में मध्यस्थ होकर के पांडवों का दूत बन करके जाकर के 5 गांव मांगे, उसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश, क्योंकि जो आज का सोनीपत जिला, करनाल जिला, कुरुक्षेत्र जिला और इधर दिल्ली तक का सारा हिस्सा, और यमुना की दूसरी तरफ मेरठ, शामली, बागपत का, गाजियाबाद का, नोएडा का हिस्सा, वो सारा प्राचीन कुरु जनपद का हिस्सा है, जो कि पांचाल क्षेत्र से, मतलब इसमें आपका कुरुक्षेत्र भी आ गया, बुंदेलखंड से इधर, और हरियाणा के अंदर ये यमुना के लगे हुए जिले, ये सारा का सारा एरिया सुग तक, यमुना नगर तक का, वो पुराने कुरु जनपद में। कुरु जनपद। और जो 5 गांव मांगे गए उसके अंदर उन्होंने स्वर्ण प्रस्थ की मांग की, सोनीपत, जो आज वर्तमान में है। ये ध्यान से आप नोट कर सकते हैं टीवी के माध्यम से। यानी पहला जो गांव हो गया सोनप्रस्थ, यानी कि सोनीपत। दूसरा गांव उन्होंने मांगा पर्णप्रस्थ, यानी कि पानीपत, जो आज पानीपत है, वो पर्णप्रस्थ के रूप में उस समय, जिसका वर्णन लिटरेचर में है, महाभारत में है। तीसरा उन्होंने तिलप्रस्थ मांगा, जो कि तिलपत, बाद में फरीदाबाद के पास एक तिलपत, ये तिलपत का यानी कि फरीदाबाद के पास गया, तिलपत हो गया। एक उन्होंने व्याघ्र प्रस्थ मांगा,
जो कि बागपत है आज। अच्छा, जब बागपत, ठीक जी, ठीक। दूसरा वारणा व्रत यानी कि बरनावा का जो हिस्सा है वो मांगा, जहां आज भी महाभारत कालीन लाक्षागृह के प्रमाण हैं। ये बरनावा किस तरफ हुआ? ये बरनावा बड़ौद से ही मेरठ की तरफ चलते हुए उस रास्ते में है, पूर्व दिशा की ओर है। तो जब आप ये देखते हैं कि इन 5 गांव के बीच में सिनोली है, यमुना के बराबर का गांव है, और वहां कोई प्रमाण 5000 साल पुराने प्रूव्ड प्रमाण मिल रहे हैं, तो आप क्यों महाभारत और रामायण के जो प्रमाण है उनको झुटलाने की कोशिश करते हैं? भारत के प्रति लगाव रखने वाले संस्कृति प्रेमियों को, राष्ट्रवादियों को इस और विशेष ध्यान देना चाहिए। और मेरा कहना है कि अगर भारत की जो प्राचीन भूली बिसरी जो प्रमाण हैं वो अगर सामने आए हैं, एक्सकेवेशन में सामने आए हैं, तो पूरे विश्व के सामने उनको, जैसे कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 कंट्रीज के शो में उसको दिखाया है, उस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि सतमोला कवियों की चौपाल जैसे मंच से जहां हजारों कवि जुड़े हैं, और कवि एक ऐसी दिव्य शक्ति है कि कवि अपने माध्यम से लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है। एक छोटी सी बात बताता हूं, क्योंकि आपने लिटरेचर की, हिस्ट्री की, सबको समाहित करते हुए बात कही है। एक जैन मुनि लगभग 250 साल पहले हुए, उन्होंने एक पद्य रचा, राम रसो रसायन। जैन दर्शन में राम का स्वरूप क्या है उसको उन्होंने कविता के माध्यम से रचा, और वो आज तक, यानी कि अभी पिछले 20-25 वर्षों तक जितने जैन मुनि पैदल घूमते हैं देश भर में, वहां अपने चातुर्मास वर्षावास 4 महीने के काल में उसको गाया करते थे। अब क्योंकि उसके गाने वाले इसलिए नहीं हैं कि उसके अंदर पद्य का, काव्य का, कविता का हर रस है। यानी कि जिस समय रावण का आगमन उसके अंदर दिखाया गया तो रौद्र रूप धारण करना है उस कविता को पढ़ने वाले। जिस समय सीता और राम के विषाद का रूप स्वरूप जारी करना है, उस समय उस राम रसो रसायन महाकाव्य के को गाने वाले को करुण रस अपने चेहरे पर, अपने भाव में लाना होगा। तो वो एक ऐसी अद्भुत रचना है उस, क्योंकि मैंने खुद सुना है जैन मुनियों के प्रवचनों में उस कविता को, उस रचना को, उस खंड काव्य को, उस पद्य रचना को, तो उसने सैकड़ों वर्षों तक लोगों को प्रभावित किया। और जैसे क्षेत्रीय कलाएं हैं, क्षेत्रीय हमारे सांग है, जैसे हमारी और सारी लोक कलाएं हैं, हमारे आहला उदल गाने वाले जो और लोग हैं गाँव के अंदर, हम लोग उनको बचाने के प्रयास में हैं। और मुझे लगता है कि कवि और कविता एक ऐसा माध्यम है जो पूरे देश को, पूरे समाज को प्रभावित करता है। और इतिहास के इन अनसुलझे रहस्यों पे जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हमारा कवि और कवि समाज, पूरा कवि कुल इस काम को लेकर के आगे बढ़े तो वो जरूर पूरे देश को। मैं अमित जी बीच अभी मैं आपसे समाप्त नहीं करना चाहता, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिज्ञासा है आप, क्योंकि आप बहुत मुश्किल से पकड़ में आए हैं। जी जी। एक जब हम बात करते हैं बागपत की, हम बात करते हैं पानीपत की, एक बीच में क्षेत्र कहीं ऐसा आ जाता है लोनी का भी कोई इतिहास रहा है क्या? जी 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 जी। क्योंकि वहाँ पर लोनी में कभी मैं देखा करता था एक टीला सा हुआ करता था। देखिए, आपने इतिहास के उस बहुत महत्वपूर्ण पृष्ठ को छू लिया है। आपने लोनी की बात करी तो लवणपुर उसका पहले एक नाम आता है। और क्योंकि ये क्षेत्र, क्योंकि हम जाते थे ना, कई बार जाते थे कांदला जाया करते थे, तो एक टीला सा नजर आया करता था। जी जी। और टीले पे थोड़ी सी बसावट। जो रावण है, रावण बिसरख के थे। अच्छा अच्छा। नोएडा में बिसरख एक गांव है, वहां पे रावण वहां के रहने वाले थे, वहां उनका जन्म हुआ। और आज भी बिसरख गांव में रावण का पुतला दहन नहीं होता, उनकी पूजा होती है। तो आप अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थलों की जो जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि रामायण के भी बहुत सारे प्रमाण इधर मौजूद हैं। बागपत में ही एक वाल्मीकि आश्रम है, बालिनी टीला, बालिनी गांव है, वहां पर रामायण के प्रमाण मौजूद हैं। और माता सीता वहां रही, लव कुश का जन्म हुआ, उन्हीं के बीच में ये लोनी है। और प्राचीन जो प्रमाणों की बात करें तो उस टीले का सर्वेक्षण मैंने किया है लगभग 18 साल पहले। वहां से कुषाण कालीन और गुप्त कालीन
और बाद के भी अन्य सल्तनत पीरियड तक के प्रमाण मिलते हैं। वहां सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिस समय देश की राजधानी दिल्ली में आकर के उन्होंने राज किया, अजमेर से आकर के, तो उस समय उन्होंने अजमेर की तरफ के जो राजपूत जो अपने उनके परिवार के लोग थे उसको रटोल गांव के अंदर बसाया, इस दिल्ली के चारों तरफ उसकी रक्षा करने के लिए बसाया और वहां एक किले का निर्माण किया लोनी में। लेकिन इतिहास इस बात का द्योतक है कि महमूद गजनवी जब पंजाब को पार करते हुए यमुना नदी उन्होंने शामली और सहारनपुर के इधर एक इस्सोपुर टील जगह है वहां से पार की, और जो महमूद गजनवी का वर्णन है जो उसने खुद लिखी है तारीख गजनवी, उस किताब में लिखता है कि जब हम लोग वहां से असारा गांव ठहरे और असारा से इतने मील चल करके लोनी पहुंचे तो पिछले पूरे के पूरे पंजाब से उन्होंने तकरीबन 1 लाख हिंदुस्तानियों को कैद करके रखा था, जिसमें महिलाएं थी, जिसमें पुरुष कामगार थे जो कि लकड़ी का काम करते थे, मकान बनाने का काम करते थे, जो जिस विधा का आदमी था उसको वहां से उन्होंने पकड़ा और 1 लाख लोगों को कैद किया और लोनी तक लेके आए। लेकिन उनकी हालत वहां खस्ता इसलिए थी कि उनका रसद का सामान खत्म हो गया था। उन्होंने वहां जब अपना कैंप किया, उस टीले के ऊपर जो एक राजपूत जो उसका सेना नायक था उसने उनको जब अंदर घुसने नहीं दिया तो लंबे समय तक उनकी जो रसद थी खत्म हुई। तो उनके जो सिपह सालार थे उसके अंदर कुछ मौलवी थे, उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं, ये जो काफिर हैं, इनकी छटनी कीजिए, इसमें जो महिलाएं हैं जो कि हमारे परिवारों को चला पाएंगी उनको रखिए, बाकी आप इसके अंदर जितने भी ये और लोग हैं उनका कत्ल कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सेना नहीं है, 1 लाख लोग हैं, कत्ल कैसे करेंगे? यूं कहने लगे आप नारा बुलंद कीजिए इस्लाम का और सारी की सारी फौज को इकट्ठा करके कहिए कि इनका कत्लेआम कीजिए, जितने ज्यादा काफिरों को मारा जाएगा उतना उनको बड़ा इनाम ओहदा दिया जाएगा। क्योंकि लोनी की बात करके आपने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। और जब उन्होंने उनका कत्लेआम किया तो उन्होंने उसकी डेट भी लिखी है, खुद महमूद गजनवी ने। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात, ये आरोप एज ए इतिहासकार मेरे पर ना लगाया जाए कि भाई अमित राय जैन इस बात को कह रहे हैं। दिल्ली का कत्लेआम पढ़िए, आप किताब है, उसके अंदर एक एक वर्ड महमूद गजनवी की अरेबिक भाषा में लिखी हुई जो किताब है उसका इंग्लिश और हिंदी अनुवाद है, पढ़िए। उन्होंने डेट दी है, 1 लाख लोगों का, हिंदुओं का कत्लेआम लोनी के अंदर हुआ। और जब उन्होंने ऊपर उस किले पर हमला किया तो 24,000 राजपुतानियों ने वहां जोहर किया। उन्होंने अपने पतियों को केसरिया पगड़ी पहना करके नीचे भेज दिया कि आप जाओ मरो, और वहां पर 24,000 जो हिंदू महिलाएं हैं उन्होंने जोहर किया और वहां उन्होंने आग के अंदर कूद करके अपनी जान दी। तो लोनी तो अगर उसका इतिहास खंगाला जाए तो भारत के अंदर जोहर का सबसे बड़ा उदाहरण लोनी है। और हिंदू कत्लेआम जो कि प्रारंभिक तौर पर महमूद गजनवी जो कि आक्रमणकारी था और देश के साथ उसने इस भारत की सरजमी को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी, उस व्यक्ति का सबसे बड़ा कत्लेआम अगर हुआ तो लोनी में हुआ। जिन टीलों की आप जिक्र कर रहे हैं उन्हीं टीलों के सामने यमुना नदी के किनारे पर हुआ। इसका पूरा वर्णन तारीख के साथ जिक्र किया महमूद गजनवी। मैं तो वही कह रहा हूँ कि अमित जी, जिस प्रकार से आप तो एक हिस्ट्री के विकिपीडिया हैं और आपके पास जितनी, अगर एक विषय ले लूँ शाहदरा का, दिल्ली के शाहदरा का, मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मैंने भी किशोर कांत जी के पिताजी ने एक पुस्तक लिखी है शाहदरा अतीत के पन्नों से। तो अगर मैं तो चाहूँगा कि ये एक पूरा, क्योंकि मैं तो अब मैं जितना मैंने आपको जान पाया, मैं जितना आपके नज़दीक गया, मैं अचंभित होता गया कि ये व्यक्ति, हम इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हैं, हमने कभी इस व्यक्ति से बातचीत नहीं की। और मैं अभी संयोग से अभी जब मैं आपके बड़ौत आ रहा था तो मैंने अपने मित्र से कहा कि मुझे नहीं उस तरफ से ले चलो। तो मैं जानबूझ करके लोनी से ना जा करके, क्योंकि लोनी से तो मैं कांदला जाया करता था, मैं जानबूझ करके अपना दिल्ली करनाल वाला हाईवे से बीच में से मैं निकला। एक एक चीज़ देखी कि भाई ये जो आपने बताया ना, एक कुरुक्षेत्र, यानी कि पूरा ये कौरवों का जो था
कि मैं समझना चाह रहा था, एक थोड़ा लेट इसलिए भी हो गए थे, तो मैं बड़ा ही मतलब जिज्ञासु था कि भाई लोनी के बारे में। अब मैं आपको चाहूँगा अगले बार जब हम आए आपसे शहादरा के बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। और आप हमारे लिए एक अमूल्य निधि हैं इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए। अगर आप पलटना चाहते हैं तो अमित राय जैन के पास आपके आके बैठना पड़ेगा। तो मैं बड़ा ही हार्दिक आभारी हूँ अमित राय जैन जी का कि आप हमारे टीवी शो पे आए और आप आगे भी हमारे टीवी शो पे आते रहेंगे। आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी मित्र आते रहे हैं 20 वर्ष से। कहाँ से चले थे, किसी शायर ने कहा है, वो एक विसंगति देती है, लेकिन यहाँ मैं आपको सकारात्मकता दे रहा हूँ। कहाँ से चले थे हम चले थे 15 अगस्त 2004 से मात्र 4 कवियों से। पहली वरिष्ठ कवित्री थी डॉक्टर सरोजनी प्रीतम, उनका आशीर्वाद आज तक है। और सतमोला कवियों की चौपाल एशदेव संस्थान सतमोला का एक ही प्रयास है, हम संबंध एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, अनंत काल का हम चाहते हैं और बनाते हैं। मात्र आप आज टीवी शो पे आए, कल कविता पाठ करके आप भूल गए। आज जो लोग हमारे साथ पहले कभी 20 वर्ष पहले नवांकुर के रूप में थे, आज उनमें से 1000 से ज़्यादा कवि, 15,000 में से 1000 से ज़्यादा कवि आज स्थापित कवि हो चुके हैं। आप आज नवांकुर के रूप में आ रहे हैं, कल आप स्थापित कवि के रूप में आएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जब हम सतमोला कवियों की चौपाल में आप लोगों का चयन करते हैं तो हम भी आपके अंदर कुछ देख के करते हैं। और हम तो साहित्य के अगर कहो तो हम वो पक्षी हैं, चिड़िया हैं कि जो हम कूड़े में से भी अनाज का दाना चुन लेते हैं। अगर हम बुरा देखने लगेंगे तो बहुत बुरा देखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, और अच्छा देखने के लिए आपको अपनी नज़र ठीक रखनी पड़ती है, आपकी दृष्टि नज़र ठीक रखनी पड़ती है। तो वो काम सतमोला कवियों की चौपाल के जो चयन करता है वो रखते हैं। आपने देखा भी होगा ऐसी रचनाएं, केवल ये हिंदी का कार्यक्रम नहीं है, ये सभी भारतीय भाषाओं का है, चाहे वो अवधि का है। अगर कभी मौका मिला तो हम अमित राय जैन जी को दोबारा बुलाएंगे। जो राधे श्याम रामायण मेरठ क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र में होती है, वो कोरवी शैली में। तो कहने का मतलब ये है कि केवल सतमोला कवियों की चौपाल केवल हिंदी भाषा नहीं, सभी भारतीय भाषाएं, आंचलिक बोली, खड़ी बोली सब में होता है। यदि आप हमारे कार्यक्रम को देखते देखते या कवि सम्मेलनों को सुनते सुनते और ख़ासकर हमारे कार्यक्रम को देखते हुए अगर आपके मन के अंदर भी भाव आते हैं, आप जिसको बोलते हैं तुकांत या काफियों से आप प्रारंभ करते हैं। कविता का प्रारंभ काफियों से होता है, तुकांत से होता है, किंतु आप एक साहित्य की एक विधा को बोल रहे हैं, वह है टिप्पणी।
अगर आप कविता को सुन सुन करके कोई आपके मन में टिप्पणी भी आती है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें भेज सकते हैं, आप अपनी राय भेज सकते हैं। यदि आप सतमोला कवि चौपाल में लंबे समय तक जुड़ना चाहते हैं, 5 वर्ष की न्यूनतम हमारी सदस्यता होती है, उससे जुड़ना चाहते हैं, तो आप टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 से आप हम जुड़ें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, तुरंत आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेगी। और आप इस टीवी से उसे नहीं जुड़ते, एक आप अपने बृहद परिवार से जुड़ते हैं और आप निरंतर 5 वर्ष में 10 बार आप काव्य पाठ करते हैं। ये हम आपको प्रामाणिकता के साथ आपको हम आमंत्रण दे रहे हैं। तो सतमोला कवि चौपाल से जुड़ें, आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवि चौपाल में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।